हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पेडागॉगी के एक टॉपिक को जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। यह जो टॉपिक है हमारा, ये रिलेटेड टू हमारा रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्राइमरी या जूनियर। ये पेडागॉगी का इस स्पेशल जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम जो जो मेंस होता है, मेंस बोलेंगे, या जो जिसको बोलते हैं जैसे सीटेट प्राइमरी, जो सीटेट प्राइमरी जूनियर, और जो हमारे अदर स्टेट के जो हमारे टीचिंग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, टीईटी एग्ज़ाम है, उसके लिए बेनिफिशियल तो है ही। साथ ही साथ ये उस थोड़ा अपर लेवल कोर्स है जिससे रिलेटेड जो हमारा सुपर टेट हो गया, जैसे यूपी का सुपर टेट हो गया, रीट का हमारा मेंस का प्राइमरी जूनियर का हो गया जो हमारा एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का हो गया, DSSB हो गया। तो ये जो मेन एग्ज़ाम्स है जिसके जिसके जो वैकेंसी के थ्रू हमारा मतलब जिस वैकेंसी के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो थोड़ा सा जो पेडागॉगी हम जो पढ़ते हैं टी टेट में, सी टेट में जो भी पढ़ते हैं, तो उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। और जो ये हम जो लेवल जो कवर करने जा रहे हैं अपनी इन वीडियोस के माध्यम से, वो अपर लेवल की चीज़ें हैं, थोड़ा सा जिनको समझने जिसको आप जितना अच्छे से समझेंगे, उसकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है जो कि ये जो ऐसा टॉपिक है कि आपने जो बीएड के प्रशिक्षु होंगे, या जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, जो जिन्होंने बीएड किया हुआ है, तो ये दोनों क्या है कि दोनों कॉम्बिनेशन में है। अर्थात जैसे बीएड में भी ये पढ़ाया जाता है कि माइक्रो टीचिंग, जो 4 महीने के हमारे टीचिंग लेसन प्लान्स होते हैं वगैरह बनते हैं, तो वो उन्हीं पे रिलेटेड ये टॉपिक है। जो बीएड में लेसन प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, हम लोग माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं अदर स्कूल्स में, जो आप भी गए होंगे, हम भी गए थे। तो उसी हिसाब से जो हम उस बिहाफ पे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो हमारा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले टॉपिक को जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो हमने इसको सीरीज़ को थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में पहले थोड़ा सा हम लोग करते थे राइटिंग में। तो किसी को शायद कई लोग होते हैं जिन्हें हो सकता है राइटिंग मेरी ना समझ में आती हो, लेकिन फिर हमने कोशिश की कि चलिए इसको कुछ टाइप करके वगैरह, जिससे सभी लोगों को आसानी हो जाए समझने के लिए। तो उसी वजह से थोड़ा टाइप करके थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अपने जो भी हमारा कंटेंट है उसको अच्छा करने की, बेहतर करने की। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या, चलिए बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग होता क्या है। तो शिक्षण कौशलों के विकास हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करना। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जब हम लोग टीचिंग से पहले, जब हम जाहिर सी बात है जब हम पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाना है। जो नए नए प्रशिक्षु होते हैं, जो अदर कॉलेज में जिनकी टीचिंग्स लगी होती है, जिसको माइक्रो टीचिंग लगी होती है, हम लोग गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान तैयार करते हैं, एक लेसन प्लान कि हाँ आज क्लास में जाना है, 6 क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, जिस भी क्लास का हम लोग टॉपिक होता है उस टॉपिक को लेते हैं, उसका लेसन प्लान बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने हैं या किस तरह से स्टार्ट करने हैं। तो उसका एक जो हमारा जो एक समरी तैयार करते हैं, ये एक जो सूक्ष्म रूप से जो चित्रण शिक्षण तैयार करते हैं उसी को सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत DW एलन ने 1963 में की थी। किसने की थी? तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ड्वाइट W एलन ने दिया था। किन्होंने दिया था? ड्वाइट W एलन ने दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। कब दिया था? ड्वाइट W एलन ने 1963 में माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ड्वाइट W एलन ने माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है, एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों, छात्र का यहाँ पर अर्थ है छात्र छात्राएं दोनों, छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। अर्थात जो माइक्रो टीचिंग है, जैसे प्रशिक्षु होते हैं, हम लोग जाते हैं टीचिंग करने के लिए, तो माइक्रो टीचिंग का बेस यही होता है कि जो बच्चा है नया मतलब जो हाई स्कूल इंटर
से जो होकर जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीटीसी या डीएलएड डायरेक्ट होता है, इंटर के बाद डीएलएड होता है, या बीएड जो करते हैं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, तो उनमें कोई पढ़ाने की कुछ उस प्रकार की स्किल नहीं होती है। पढ़ाया किस तरह जाता है, समझाया किस तरह जाता है, तो वो चीज़ें किस में होती हैं, वो चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आती है। तो माइक्रो टीचिंग का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यही है कि ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है शिक्षक या शिक्षिकाओं अर्थात छात्र या छात्राओं में किसका स्किल को डेवलप करना, कि मतलब कि किस तरह से पढ़ाना है, उनके जो ग्रोथ है उसको डेवलप करना, कि किस तरह से बच्चों को कि किस मेथड से पढ़ाया जाए या किस तरह से पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को समझ में आए, और अपने आप को डे बाई डे क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलना है। तो यही सूक्ष्म शिक्षण का क्या है, हमारा उद्देश्य हो जाता है। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है, ये एक बार सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीपीआई क्या होता है, तो सेंटर ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन, अर्थात इसका अर्थ होता है कि सेंट्रल ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन का मतलब है कि जब शिक्षक जब छात्र छात्राएं जब एक शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ रटवित प्रणाली को ना अपनाकर, जैसे जितना सिलेबस दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को जब टीचर अपनाता है तो बच्चों का क्या होता है कि उसमें पढ़ने में क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है। क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, जिसके कारण से बच्चे का जो हर प्रकार का जो उसका बौद्धिक विकास उसका होता है। तो हमें क्या करना है, सीपीआई का अर्थ ही यही है कि नए नए प्रकार के हमें तरीकों का इस्तेमाल करना, जिससे बच्चे क्या है मतलब एक तरह से क्रिएटिविटी को अपनाना। क्या अपनाना, क्रिएटिव, सिर्फ किताबी ज्ञान का क्यों ना अपनाकर उसको क्रिएटिविटी, बच्चों को जितना अधिक क्रिएटिविटी समझाया जाएगा, जितना अधिक, जाहिर सी बात है कि कहा जाता है क्या कि हम सीटेट में या अपने प्रीवियस में जो भी आप एग्ज़ाम पास करके आए होंगे उस पर लिखा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चे हैं वो करके ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, करके उनको सीखने में जो होता है, तो करके सीखने का अर्थ है, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो देखा जाता है बड़े होते होते उसमें क्रिएटिविटी लेवल, जो बच्चे होते हैं उसमें वो थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। बट जब हम लोग थोड़ा सा अपर एज में बच्चे होने लगते हैं, अपर एज में जाते हैं, तो धीरे धीरे उनका क्रिएटिविटी लेवल जो कम होता है, तो उसी की वजह से कम होने का अर्थ है कि वो किताबों में इस तरह से उलझ जाते हैं। तो टीचर्स को ये करना चाहिए, मतलब टीचिंग का यही सूक्ष्म शिक्षण का कहने का अर्थ यही है कि अलग अलग तरह के डिफरेंट क्रिएटिविटी लेवल को क्रिएट किया जाए, और उससे बच्चों को क्या किया जाए, उनकी जो समझने की लर्निंग स्किल है वो डेवलप हो सके, और खासकर टीचर की भी क्या हो उसकी, क्योंकि जब टीचर क्रिएटिव हो तो जाहिर सी बात है बच्चे भी क्रिएट करने की कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो टीचर और बच्चों दोनों को क्रिएट करने के लिए ये एक सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन का स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया था, क्लास साइज जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग का क्लास साइज़ कितना होना चाहिए, मतलब आपने जब जो अमूमन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग में कितने क्लास बच्चों में कितने जो शिक्षार्थी कितने होने चाहिए, 5 से 10 क्या होते चाहिए, छात्र छात्राएँ होने चाहिए। टाइम ड्यूरेशन जो एक लेसन प्लान तैयार करने में जो हम वहाँ पर पढ़ाते हैं 5 से 10 मिनट का क्या होता है, एक हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, और उसी में टॉपिक साइज़ वगैरह क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब कक्षा जटिलताएं का अर्थ ये हो गया कि जो जाहिर सी बात है, जब किसी जो बच्चों को एक साथ लेकर चलना, ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ ऐसा टॉपिक यूज़ कर रहे हैं जो कि वेरी हार्ड टॉपिक है। हार्ड टॉपिक का अर्थ यह नहीं है कि जो बच्चे जो अधिक बुद्धिमत्ता वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाए, कम बुद्धिमत्ता वालों को कुछ और टॉपिक पढ़ाया जाए। तो इस तरह से पारदर्शिता नहीं करनी है। क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब हुआ कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना, एक लेसन प्लान या कोई भी टॉपिक सभी को एक समान बताना, एक समान समझाना। ठीक है, अब कुछ टीचिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट की मानी जाती है। टीचिंग स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, किसके हिसाब से जो हमारे अलग अलग प्रोफेसर्स हुए हैं, जैसे सबसे पहले D.W. एलन जिनके बारे में ऊपर बात की थी 1963, डॉयट W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग को हम लोग को रूबरू करवाया था। हम लोग को क्या था, हम लोग को बताया था कि माइक्रो टीचिंग ऐसे माइक्रो टीचिंग शब्द से क्या किया था, हम लोगों को
समझाया था। तो WLN के हिसाब से टीचिंग स्किल कितनी होती है, 14 टीचिंग स्किल होती है। BK पसी के द्वारा, BC पसी के अनुसार जो होती है टीचिंग स्किल तो 13 होती है। और जो NCERT हमारा जो NCERT है वो क्या मानता है कि NCERT मानता है कि हमारी जो टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए वो 19 टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कोर स्किल टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने का मुख्य कौशल। अर्थात इसका है कि जब पढ़ाते समय किन चीज़ों का हमें अभ्यास करना चाहिए, किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी जो टीचिंग स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए। अर्थात तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी स्किल की। तो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नों की जांच करने का कौशल। कि प्रश्न जैसे लेसन प्लान बनाते समय कि हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं किस लेवल के बच्चे हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पता चला कि टीचर की तो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चे हैं किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, किस क्लास के बच्चों का लेसन प्लान है। ऐसा उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह नहीं होने चाहिए कि पता चला क्वेश्चन क्लास 5th का बच्चा है और आप जो आप सोच रहे हैं उनका क्रिएटिविटी लेवल या क्वेश्चन उस हिसाब से रख रहे हैं जो क्लास 10th के बच्चों के माइंडसेट के आधार पर होता है। तो ये चीज़ें रखनी है। तो ये जो स्किल है हमारी, ये कौशल हमें होना चाहिए। जो प्रश्नों की जांच, जो चुनिंदा प्रश्न रखने चाहिए, अर्थात प्रश्नों का जो हमारा चूजिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की जांच करने का कौशल होना चाहिए। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग मतलब उसको समझाने का टीचिंग स्किल जो होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखने चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ हो जाए। इसमें मतलब लेवल जो होना चाहिए हमारा ईजी टू हार्ड रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, ईजी टू हार्ड रखना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनिंग समझाने का तरीका शिक्षक का बेहतर होना चाहिए। 3rd नंबर है कि उदाहरण सहित समझाने का कौशल होना चाहिए। बिल्कुल, हमें इंडक्टिव मेथड, 2 प्रकार के आपने मेथड्स पढ़े होंगे, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की बात करी जाए कि एग्जाम्पल से समझाना, एग्जाम्पल देकर किसी परिभाषा को समझाना या परिभाषा देने के बाद एग्जाम्पल को समझाना। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्किल होना चाहिए एक टीचर में क्या होना चाहिए कि प्रॉपर होना चाहिए कि उदाहरण सहित समझाने का कौशल एक शिक्षक में होना चाहिए। 4th स्किल हमारी आ जाती है कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, अर्थात हाव भाव या खड़े होना। कि जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो इस शिक्षक को पढ़ाते वक्त उसके हाव भाव कैसे हैं, या खड़े होकर पढ़ाना है। जब खड़े होकर पढ़ा रहा है तो हमारा एंगल क्या होना चाहिए, किस हिसाब से ब्लैक बोर्ड पर हमें खड़े होना चाहिए। मतलब कई टीचर हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा है या हम लोग भी पहले ऐसी गलती करते थे जब पढ़ाने जाते थे। तो क्या करते थे कि जब हम लोग चौक लेकर हम पढ़ाने जाते थे तो जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री का होना चाहिए, ताकि जो लिख रहे हैं वो भी बच्चों को दिखाई दे। तो हम लोग गलती क्या करते थे कि चौक लेके पता चला लिख रहे हैं तो लिखते ही चले जा रहे हैं, पीछे वाले बच्चों को कुछ दिख ही नहीं है, बस अपने में झोंकम मतलब लगे पड़े हैं। तो वो नहीं करना है। 45 डिग्री का एक टीचर में एक स्किल होनी चाहिए, 45 डिग्री का एंगल, ताकि जो आप लिख रहे हैं जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जेब में हाथ डाल कर आराम से टहले चले जा रहे हैं पूरे क्लास में कि हाँ भैया बताओ, और अपना एकदम टशन में मतलब चल रहे हैं। तो टीचिंग जो स्किल करने जो टीचिंग होती है एक प्रकार की एक जिम्मेदारी है कि आप टीचर्स का मतलब होता है कि वो कई सारे भविष्य, एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक स्टूडेंट के करियर की, उसके फ्यूचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो अगर खुद वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा या खुद उसमें तमीज़ नहीं होगी पढ़ाने की या किसी भी चीज़ की एक्सप्लेन करने की सही से उसको पता नहीं होगा, तो वो बच्चे भी वहाँ के क्या होंगे, थोड़ा सा कम डिसिप्लिन होंगे और वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो टीचिंग पढ़ाते समय शिक्षक को अपने हाव भाव का ख्याल रखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, 4th नंबर हमारा हो गया स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, अर्थात हाव भाव या खड़े होकर पढ़ाना क्या आना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, 5th नंबर हमारा जो है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, अर्थात इसका मतलब है पुनर्बलन। आपने सीटेट में जैसे हम लोगों ने पुनर्बलन कथन हमने लेसन प्लान बताते समय एक उसमें
बोध प्रश्न के नीचे जब हम बच्चे से जब हम बोध प्रश्न लिखते थे तो उसके नीचे क्या लिखते थे, बोध प्रश्न हम प्रश्न पूछते थे, उसके बाद हम उसके बाद क्या नीचे लिखते थे कि हम बोध प्रश्न के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे और बच्चे जब उसका जवाब देते हैं तो हम उनको क्या कर देते थे, पुनर्बलन कि हाँ बेटा वाह सब बात तुम बढ़िया जवाब दिया, एकदम सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड वेरी गुड। तो इस टाइप का जो पुनर्बलन हुआ ये हमारा रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन का कौशल, मतलब पुनर्बलन अच्छा देना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं कि पता चला कोई बच्चे से सवाल पूछा टीचर ने और उसने बढ़िया जवाब दिया, तो ऐसे बच्चे को मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो भले ही गलत जवाब देता है तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा आपने बढ़िया प्रयास किया, आगे से और मेहनत करिएगा या और थोड़ा सा, तो उसको पुनर्बलित करना है या सुदृढ़ीकरण उसका करना है। उसका कौशल क्या होना चाहिए, एक शिक्षक में हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारी जो स्किल है वो क्या है कि स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड का यूज़ जो करने का, ब्लैक बोर्ड अब क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से खड़े होना है, ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से लिखना है, तो ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने का कौशल की डेट कहाँ पर होनी चाहिए एग्जैक्ट, हमारा जो हम पहले जाते थे हमें तो यही सिखाया जाता है कि पाठ्य संख्या कहाँ पर पढ़नी है, टॉपिक का नाम कहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों का मतलब एक टेबल बनवाई जाती थी हमें, ठीक है, उसमें जो वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर डेट पड़ेगी, टॉपिक पड़ेगा, लिखना कहाँ से टीचर को स्टार्ट करना है, डायग्राम्स कहाँ पर बनाने हैं। तो वो एक तरह की ये इस तरह की पढ़ाई होती है, सिस्टमेटिक जो पढ़ाई होती है वो शिक्षकों को प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए होती है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है और जितना ही डिसिप्लिन में शिक्षक होगा उससे उतने उसके जो बच्चे होंगे उतने ही बेहतर साबित होंगे भविष्य में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 7th नंबर टीचिंग स्किल पर। तो 7th नंबर की स्किल क्या है हमारी, किसी पाठ का परिचय देना, अर्थात जो इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, अर्थात जो इसका अर्थ है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए उसकी अच्छी भूमिका तैयार करना। अर्थात जैसे किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो उसकी पूर्वत कुछ हमें क्या करना चाहिए कि एक शिक्षक को एक भूमिका बांधनी चाहिए कि हाँ चलिए कि हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो इसके पीछे आप ये जानते, जैसे हम बोध प्रश्न करते थे, उसके पहले बोध प्रश्न करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स रखते थे जब अपना हम उसको एक प्रकरण तैयार करते थे। प्रकरण का अर्थ जब हम लोग माइक्रो टीचिंग में जाते थे, माइक्रो टीचिंग करते थे तो लेसन प्लान के दौरान हम लिखते थे जब थोड़े से कुछ प्रश्न उससे रिलेटेड, जैसे हम कुछ एटमॉस्फेयर पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों से पूछते हैं बच्चों वायु क्या होती है, हम कहाँ रहते हैं, अगर सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं तो हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी क्या है, ये गैलेक्सी क्या होती है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। फिर भूमिका बनाते बनाते फिर अपने मेन प्रकरण पर जाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक वायुमंडल है या आज का हमारा टॉपिक आकाशगंगा है या आज का हमारा टॉपिक ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इस टाइप से जो हम भूमिका बनाते हैं वही वो 7th स्किल के अंतर्गत आ जाता है। तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, तो इसका अर्थ हो गया किसी पाठ का परिचय देने का कौशल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारी 7th टीचिंग स्किल में आ जाता है। तो ये था हमारी कुछ टीचिंग स्किल्स थी और ये थोड़ा सा वीडियो चलिए अच्छा इसी में कवर कर लेते हैं। तो स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के उसके स्टेप क्या हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण जो होना चाहिए वो उनके क्या क्या जो चरण हैं, जिन चरणों में माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण होना चाहिए। तो स्किल डिफाइनिंग सबसे पहले बात करते हैं। स्किल डिफाइनिंग मतलब कौशल परिभाषित करना, किन किन बातों का ध्यान में रख कर हमें जो है माइक्रो टीचिंग को करना है, अर्थात माइक्रो टीचिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में। तो कौशल परिभाषित करना, अर्थात जो कौशल है, जिस प्रकार के कौशल मतलब परिभाषित करना, अर्थात लेसन प्लान मतलब समझ नहीं। तो हम पुनर्बलन जब यूज़ कर रहे हैं तो जब बच्चों को सराह रहे हैं तो आप पुनर्बलन कौशल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम किसी सब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ बोधात्मक प्रश्न डाल देते थे, बोधात्मक प्रश्न करते थे। फिर उसका बच्चे अगर किसी सवाल पे अटक रहे हैं तो वहाँ पे हम स्पष्टीकरण का यूज़ करते थे कि स्पष्टीकरण यहाँ पर अब हम इसका जवाब देने जा रहे हैं तो वहाँ पर स्पष्टीकरण का यूज़ किया जाता है। तो वही है स्किल डिफाइनिंग। तो स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग जो हो गया हमारा, स्किल डिफाइनिंग होगा मतलब कौशल परिभाषित करना कि हम किस कौशल पर, अगर हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो
वो क्या हो गया हमारा कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो हम ये कर रहे हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पर, कि मतलब टॉपिक को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार का क्या है, कौशल को परिभाषित करना। सेकंड नंबर है हमारा कि डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, मतलब विशेषज्ञों के द्वारा प्रदर्शन। अर्थात इसका अर्थ ये है कि सब कुछ मतलब जो टीचिंग स्किल में जाते समय, माइक्रो टीचिंग में जाते समय, उसके पहले ही हम जो शिक्षकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा हमें को बताया जाता है कि इस प्रकार से टीचिंग करनी है, आपको इस तरह से पढ़ाना है, ये तरीका होता है। तो ये सब विशेषज्ञों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, अर्थात लेसन प्लान तैयार करना, जो कि हम लोग करते थे, लेसन प्लान तैयार करते थे। तो ये सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आ गया। फोर्थ नंबर क्या है, जब लेसन प्लान तैयार करके जाते थे, हम लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में भेजा जाता था। 5 बच्चे हो गए मैक्सिमम, जो रेशियो होता था 10 बच्चे होते हैं, तो 10 बच्चे का छोटे छोटे ग्रुप बना दिया जाता था। उन ग्रुपों में क्या करना कि हमें पढ़ाना है, ठीक है। छोटे समूह में शिक्षण हो जाता था, ठीक है। उसके आगे रीप्लानिंग, मतलब कि अगर उस प्लान में कोई फिर से, मतलब अब बच्चा है किसी टॉपिक को नहीं समझ पाया, तो वहाँ पर रीप्लानिंग यूज़ की जाती थी कि इनको पाठ्य योजना को फिर से एक अलग ढंग से, एक अगर कोई पाठ्य योजना बच्चों को समझ में नहीं आई है तो एक अलग ढंग से उस प्लान को तैयार करना और बच्चों को समझाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुनः शिक्षण, मतलब प्लान बनाने के बाद उसको क्या करना चाहिए, पुनः बच्चों को पढ़ाना कि किस तरह से उन्हें क्या करना है, किस तरह से उन्हें उनको एक्सप्लेन करना है और पुनः शिक्षण देना, ताकि उनके समझ में आ सके। और जब समझ में आ जाए तो मूल्यांकन हो जाता है। रीएवल्यूशन मतलब पुनः मूल्यांकन, उसी के अर्थात उस शिक्षण करने के बाद कुछ बोध प्रश्न करते हैं शिक्षक को, अगर उस बार में बच्चों को समझ में आया है तो पुनः मूल्यांकन, अर्थात बच्चों से पूछना कि किस तरह का रहा, आपको समझ में आया, नहीं आया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या होती हैं, इनको डिफाइन करती हैं। ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि किसके हैं, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स हैं। तो हमने आज पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग पढ़ ली, और टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं हमारे, कुछ सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो कि मेन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, उनके आधार पर कुछ चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन है इसमें, तो क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो हम सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने 1963 में सूक्ष्म शिक्षण विधि का क्या किया था, विकास किया था। तो कुछ शिक्षण विधियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं, इन शिक्षण विधियों की खोज किसने की थी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब समूह शिक्षण क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। समूह शिक्षण मतलब ग्रुप टीचिंग, ठीक है। ग्रुप टीचिंग क्या होता है, ग्रुप टीचिंग होता है कि इसमें किसी भी उम्र के छात्रों के समूह को सीखने में मदद करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, नियमित और सहकारी रूप से काम करने वाले प्रशिक्षकों का एक समूह शामिल है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि समूह शिक्षण का मतलब ये होता है जब टीचर बनने जा रहे हैं, मतलब बीएड के प्रशिक्षु हो गए जो हम जब पढ़ने जाते हैं कॉलेजेस में, तो बैठे होते हैं वहाँ सभी में एक लेक्चर, वहाँ पर सभी ग्रुप्स में हम लोग सारे टीचर्स ही हम, हालांकि स्टूडेंट्स होते हैं उस समय पे, जो स्टूडेंट्स हैं वही आगे चल के टीचर बनेंगे। उन स्टूडेंट्स को जो प्रोफेसर, मतलब हमारे जो टीचर हो गए, जो टीचर ऑलरेडी हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो उनके द्वारा पढ़ाना ही जाना क्या हो जाता है, एक ग्रुप शिक्षण होता है, ग्रुप टीचिंग हो जाता है, समूह शिक्षण उसी को कहते हैं। तो कुछ विधियां हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग प्रोफेसर्स के द्वारा दी गई है कि आगमन विधि का प्रयोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये याद होनी आवश्यक है कि कभी भी पूछी जा सकती है। तो आगमन विधि किसने दी थी, आगमन विधि दी थी अरस्तु ने। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी थी, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। खेल विधि किसने दी थी, खेल विधि दी थी फ्रोबेल और हेनरी कैडवेल कुक ने दी थी। किसने दी थी, फ्रोबेल या हेनरी कैडवेल कुक ने दी थी। बुद्धिशीलता आसबर्न ने की दी थी। डाल्टन को किसने दी थी, डाल्टन विधि किसने दी थी, हेलेन पार्क्स्टन ने दी थी। परियोजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी। किसने दी थी, परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी। अन्वेषण विधि या सूक्ष्म अन्वेषण विधि किसने दी थी, आंगस्टॉन ने दी थी। किसने दी थी, आंगस्टॉन, ये सूक्ष्म थोड़ा गलती से यहाँ पर लिख दिया, सूक्ष्म नहीं होगी। अन्वेषण विधि किसने दी थी, आंगस्ट्रॉन्ग ने दी थी। किसने दी थी, आंगस्टॉन ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण ड्वाइट एलन, अभी पढ़ चुके हैं ऊपर हम लोग। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी, ठीक है।
समाज विधि किसने दी थी? मोरैनो ने दी थी। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी ही हैं वो प्रोफेसर, उन्हीं ने दी थी। अभिक्रमित अध्ययन विधि का प्रयोग किसने किया था? अभिक्रमित अध्ययन विधि का प्रयोग किया था स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने इसका प्रयोग किया था। शाखीय अभिक्रमण विधि का प्रयोग किसने किया था? तो शाखीय अभिक्रमण विधि का जो बताई थी, किसने बताई थी? नॉर्मन ए काउडी ने बताई थी। किसने बताई थी? नॉर्मन ए काउडी ने बताई थी। शिक्षण की विनेटिका विधि वॉशबर्न ने दी थी। किसने दी थी? वॉशबर्न ने दी थी। 5 स्टेप लेसन प्लान या हर्बन बैट्रेन मेथड किसने दिया था? तो हॉर्बर्ट ने दिया था। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने, हम लोग रीटर में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। अनुकरण विधि किसने दी थी? बंडूरा ने दी थी। किसने दी थी? बंडूरा ने दी थी। वैज्ञानिक विधि बेकन ने दी थी। और नाटक विधि हमारी किसने दी थी? मोरैनो ने दी थी। किसने दी थी? मोरैनो ने दी थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतनी थी इसी वीडियो में आज हमने अपना टॉपिक जो था सूक्ष्म शिक्षण, जो कि हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट जो डिटेलिंग थी, कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे एग्ज़ाम से इसी रिलेटेड टू, चाहे वो बीएड का प्रशिक्षु हो या हमारा डीएलएड का हो, तो वो क्या होते हैं, तो उसी माध्यम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आने वाली वीडियोज़ में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।